नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरे देश की खोई हुई आत्मा की चीख है। यास्मीन गुनेरत्नी की देयर वॉज अ कंट्री। ये कविता सच कहूं तो एक दर्द भरी याद है, एक शोक गीत है उस देश के लिए जो कभी हुआ करता था। कविता की पहली लाइन देखिए, देयर वॉज अ कंट्री वेयर, मतलब एक देश था जहां। सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे कोई परियों की कहानी शुरू हो रही हो, पर यह कोई कहानी नहीं है। ये एक खो चुके देश के लिए एक बहुत गहरा दुख है। ये एक लाइन हमें फौरन उस दुनिया में खींच लेती है जो अब है ही नहीं, और यहीं से कविता का वो उदास, वो सोचने पर मजबूर कर देने वाला माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो इस कविता की गहराई तक पहुंचने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम कवयित्री यास्मीन गुनेरत्ने और उनकी दुनिया को समझेंगे। फिर हम उनकी यादों में बसे उस खूबसूरत देश की सैर करेंगे। उसके बाद हम उस दर्दनाक मोड़ को देखेंगे जहां सब कुछ बिखरना शुरू हुआ। फिर हम लॉस और एग्जाइल, यानी खोने और देश से दूर होने के दर्द जैसे गहरे थीम्स को एनालाइज करेंगे, कवयित्री की लिखने की कला को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये कविता आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, द पोएट एंड हर वर्ल्ड। देखिए, हर कविता के पीछे एक आवाज़ होती है, एक कहानी होती है। उस आवाज़ को और उस दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है जिसने उसे बनाया है, तभी हम कविता के दिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये यास्मीन गुनेरत्ने थी कौन? वो श्रीलंका की एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही सम्मानित लेखिका, स्कॉलर और कवयित्री थीं। पर उनकी कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं, और वहाँ से वो एक डायस्पोरा की नज़र से लिखती हैं। डायस्पोरा मतलब वो इंसान जो अपने देश से, अपने मिट्टी से दूर है, पर जिसका दिल अब भी वहीं अटका हुआ है। उनके सारे काम में आपको श्रीलंका का इतिहास और उसकी पहचान की झलक मिलेगी। और ये कविता देयर वॉज अ कंट्री उसी दूरी से देखे गए दर्द का एक जीता जागता सबूत है कि कैसा लगता है जब आपका अपना घर जल रहा हो और आप बस दूर से देख सकते हो। अब इस दर्द को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। आज़ादी के बाद श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन कहते थे, एक यूनाइटेड आइडेंटिटी, एक साझी पहचान बनाने के लिए जूझ रहा था। धीरे धीरे भाषा और नस्ल के नाम पर खासकर सिंगली और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच दीवारें खड़ी होने लगी। और फिर आया वो साल, ब्लैक जुलाई 1983, जब तमिल लोगों के खिलाफ दंगे भड़क उठे और देश सिविल वॉर की आग में जलने लगा। और गुनेरत्ने ये सब कुछ दूर ऑस्ट्रेलिया से देख रही थीं, और अपने देश का ये भयानक बदलाव उनकी कविता में एक चीख बनकर गूंजता है। तो चलिए अब जरा उस देश की यादों में चलते हैं जिसे कवयित्री ने अपनी कविता में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। कविता का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें एक ऐसे श्रीलंका में ले जाता है जो अब शायद सिर्फ यादों में ही है। एक शांत, एक मल्टीकल्चरल देश। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, जहां कला और ज्ञान की बातें होती थी। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग कल्चर एक साथ सुकून से जी रहे थे। ये वो श्रीलंका था जिसे नफरत की आग ने अभी छुआ नहीं था। तो गुनेरत्ने इस खोए हुए स्वर्ग की तस्वीर बनाती कैसे हैं? वो शब्दों से जादू करती हैं। वो एक शेयर्ड आइलैंड आइडेंटिटी की बात करती हैं, एक ऐसी पहचान जहां धर्म या जाति से पहले सब लोग बस उस द्वीप के वासी थे। वो शांत नज़ारों और जिंदगी की धीमी, सुकून भरी लय का जिक्र करती हैं। वो कल्चरल सिंथेसिस की बात करती हैं, जहां अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना रही थीं। ये वो वक्त था जब संकीर्ण राष्ट्रवाद का बुखार, उसका फीवर देश पर चढ़ा नहीं था। और अब हम कविता के उस दिल दहला देने वाले मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये सेक्शन, द अनरावलिंग बिगिंस, उस पल को दिखाता है जब शांति का धागा टूट जाता है और हिंसा सब कुछ बिखेर कर रख देती है। फायर एंड ऐश, आग और राख, बस ये दो शब्द, ये 1983 के दंगों की क्रूर सच्चाइयां हैं। ये उस तबाही की निशानी है जिसने उस खूबसूरत अतीत की जगह ले ली। जो देश कभी हरा भरा और जिंदा दिल था, वो अब जल रहा था और पीछे सिर्फ और सिर्फ राख छोड़ रहा था। कविता में इस तबाही के कुछ बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, उन्हें महसूस कीजिए। भाषा जो कभी लोगों को जोड़ती थी, अब लोगों को बाहर निकालने का, नफरत का हथियार बन गई। जली हुई जमीन और सुने घर उस बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। हिंसा के बाद जो खामोशी छा जाती है, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी होती है। और आखिर में देश बस अपना एक भूत बन के रह जाता है, एक ऐसी जगह जो दिखती तो वैसी ही है, पर उसकी रूह, उसकी आत्मा मर चुकी है। चलिए अब इस कविता के इमोशनल कोर में उतरते हैं। हम उन दो मेन थीम्स को समझेंगे जो इस कविता को इतनी ताकत देते हैं, लॉस एंड एग्जाइल, यानी सब कुछ खो देने का दर्द और अपने ही देश से बेगाने हो जाने का दर्द। आइए इन थीम्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है मेमोरी वर्सेस रियलिटी। ये वही टकराव है, एक तरफ उस शांत सुनहरे अतीत की याद और दूसरी तरफ खून से सना हुआ आज। दूसरा है एग्जाइल एंड बिलोंगिंग। ये गुनेरत्ने का अपना दर्द है, दूर बैठकर अपने देश को टूटते हुए देखने की लाचारी। तीसरा डिस्ट्रॉयड प्लूरलिज्म।
ये उस मल्टीकल्चरल समाज के खत्म हो जाने का दुख है जिसे एक संकीर्ण राष्ट्रवाद ने निगल लिया। और चौथा, कल्चरल डिसइंटीग्रेशन। जब भाषा ही हथियार बन जाए और कला को चुप करा दिया जाए तो किसी भी देश की संस्कृति बिखरी जाती है। सच में ये थीम्स इस कविता की आत्मा है। हमने ये तो देख लिया कि कविता क्या कह रही है, अब देखते हैं कि वो ये बात कैसे कह रही है। ये सेक्शन कवयित्री की कला के बारे में है, उन लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में है जो इस दर्द को शब्दों में ढालकर हमेशा के लिए अमर बना देती हैं। पहला टूल है एलेजी। अब एलेजी एक तरह का शोक गीत होता है जो अक्सर किसी इंसान की मौत पर लिखा जाता है, पर यहाँ कवयित्री किसी इंसान का नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति का, एक खो चुके देश का मातम मना रही हैं। आप सोचकर देखिए, ये कविता एक पूरे देश के लिए लिखा गया एक शोक गीत है। अगली तकनीक है जक्सटिपोजिशन। इसका सीधा सा मतलब है दो बिल्कुल अलग उल्टी तस्वीरों को एक दूसरे के बगल में रखना ताकि उनका अंतर और भी ज्यादा चुभे। याद है, एक तरफ थी हार्मनी यानी शांति और सुकून, और दूसरी तरफ फायर यानी आग और तबाही। कवयित्री शांति भरे अतीत और हिंसक वर्तमान को एक साथ रखकर हमें दिखाती हैं कि हमने क्या खो दिया है। इससे वो दर्द और भी गहरा महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि दशकों पहले लिखी गई ये कविता आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसकी गूंज को आज के समय में सुनने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में ये कविता हमें क्या सिखा कर जाती है? ये हमें एक मल्टीकल्चरल समाज के खो जाने का दर्द महसूस कराती है। ये हमें उस इंसान का दुख दिखाती है जिसका घर, जिसकी पहचान उससे छिन गई है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरों के खिलाफ। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि यादें कितनी अजीब होती हैं। वो एक ही समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा भी हो सकती हैं और हमारा सबसे गहरा जख्म भी। मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब किसी देश की आत्मा ही मर जाती है तो पीछे क्या बचता है? यास्मीन गुनहरत्ने की ये कविता हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर आपको लिटरेचर का ये गहरा एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।